Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज ऑफ सीबीएल, जहां पर हम लोग हर रोज वो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं थ्रू एमसीक्यूज जो कि ट्रेंडिंग में रहते हैं, जो काफी न्यूज़पेपर में कवर किए जाते हैं थ्रू एडिटोरियल्स या थ्रू आर्टिकल्स। उनको हम डिस्कस करते हैं थ्रू एमसीक्यूज ताकि किसी भी इशू में से कैसा क्वेश्चन बन सकता है ये हमें पता हो, और वैसी प्रैक्टिस हमारी रहेगी तो जो एक्चुअल पेपर है उसमें हमें दिक्कत नहीं होती है। तो रिवीजन भी हो जाती है, स्टैटिक पोर्शन की भी और डायनामिक पोर्शन की रिवीजन भी एमसीक्यूज के थ्रू इजीली हो जाती है। तो देख लेते हैं आज के 10 एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल वॉर मेमोरियल। अभी रिसेंटली हम लोगों ने 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया है, तो उसी उपलक्ष्य पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो नेशनल वॉर मेमोरियल पर गए थे। तो अब ये लोकेशन न्यूज में है तो इसके ऊपर इजीली एमसीक्यू बन सकता है, तो ये रिवीजन भी हमें करनी है। तो अगर हम इसको देखें तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है हमारा, इन दिस द नेम्स ऑफ ऑल इंडियन मार्टर्स फ्रॉम ऑल द वॉर्स इंक्लूडिंग 1971 एंड वॉर्स बिफोर एंड आफ्टर इट आर हाउस्ड। नॉर्मली क्या है कि जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली न्यूज में देखा था कि जो अमर जवान ज्योति है दैट हैज बीन मर्ज्ड विद द नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम। तो यही बोला गया था कि जो अमर जवान ज्योति है वहां पर बहुत कम शहीदों के हम लोगों ने नाम लिखे हैं, तो ज्यादा शहीदों के नाम जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इन एनी वॉर, तो उनके नाम भी हम लोगों ने यहाँ पर वॉर मेमोरियल में लिखे हुए हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ बेटर सेलिब्रेशन ऑफ द वीरता, तो इसीलिए उसको मर्ज कर दिया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल की फ्लेम के साथ। तो यस, ये बात सही है कि सभी जो मार्टर्स हैं उनके नाम हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं। Second, the layout of the structure comprises 4 concentric circles, that is अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र इन सीक्वेंस। देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये जो चक्र है वो सीक्वेंस में किस तरीके से है। अगर हम पूरे मेमोरियल की बात करें तो ये 4 चक्र में बना हुआ है। पहला जो चक्र है वो आपका अमरता का चक्र है, फिर आपका वीरता का चक्र, फिर ये त्याग चक्र और लास्ट में रक्षक चक्र है जो पूरे इंडिया की सिक्योरिटी करता है फ्रॉम ऑल द फॉरेन इन्वेजन्स। तो ये आपको ऐसे ही याद करने हैं कि AVTR एविएटर के नाम से आप याद कर सकते हैं कि दीज आर द सीक्वेंस ऑफ दीज चक्रास। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। पूछा क्या है हम लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही सही है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी बोथ 1 and 2। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विजय दिवस। फर्स्ट, it is observed to commemorate India's victory in 1971 war and the liberation of Bangladesh। देखो विजय दिवस 16 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं और इस दिन हम लोगों ने काफ़ी हेल्प करी थी बांग्लादेशी पीपल की, ताकि उनको हम पाकिस्तान से लिबरेट करवा सके, क्योंकि वो पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान का ही पार्ट था एक तरीके से। तो लिबरेशन चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी, उसमें इंडियन आर्मी ने इनका सपोर्ट किया था। तो यस, ये हम मनाते हैं क्योंकि 71 में 16 दिसंबर को हम लोगों ने जो वॉर शुरू किया था दैट वाज एंडेड एंड बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड, पाकिस्तानी फोर्सेस सरेंडर्ड आफ्टर 30 डेज वॉर विद द इंडियन मिलिट्री। देखो ये तो बात सही है कि पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, बट दैट इज नॉट आफ्टर 30 डेज, इट इज आफ्टर 13 डेज। इसको हम और भी क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज 13 डे वॉर। तो इसीलिए न्यूज में है ये कि 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जो पूरा वॉर चला था उसमें इंडिया ने किस तरीके से बांग्लादेश को फ्रीडम दिलवाई, दैट इज द काइंड ऑफ विक्ट्री। हम उसको सेलिब्रेट करते हैं आज विजय दिवस एवरी ईयर। तो अब पूछा क्या है हम लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों, एक तो सही है दूसरी गलत है, 30 डेज नहीं 13 डेज है, तो पता हो बेसिकली हमें। तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज द आंसर, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइवेट 5G नेटवर्क। प्राइवेट 5G नेटवर्क बेसिकली न्यूज में अभी इसलिए है क्योंकि भारती एयरटेल ने एक और कंपनी के साथ मिलकर एक आप कह लो कि वेंचर तैयार किया है, जहां पर डिफरेंट कंपनीज के लिए जो प्राइवेट 5G नेटवर्क है उसको रखा जाएगा। नॉर्मली पब्लिक के लिए अभी ओपन नहीं किया जाएगा, सिंपल कुछ एक इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां पर 5G जो नेटवर्क है वो अवेलेबल रहेगा। तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट 5G नेटवर्क for a particular building, for a particular office, not for every person out there। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज अ नेटवर्क दैट इज सेट अप सोनली फॉर फर्म्स ओन यूज। ठीक बात है कि हम लोग अपने लिए ही यूज कर रहे हैं, तो एक ही बिल्डिंग के लिए, एक ही फर्म के लिए हम बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट 5G नेटवर्क। Second, it is also known as captive non-public network।
नॉन पब्लिक का मतलब ही ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म के लिए, पब्लिक के लिए अगर होता तो वो हमको नॉर्मली 5G नेटवर्क ही कह देते, प्राइवेट हम वर्ड यूज ही नहीं करते उसमें। तो ये बात भी सही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क। तो जब दोनों ही सही हैं तो पूछा क्या है हम लोगों से, चूज दी करेक्ट कोड। दोनों ही सही है तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सी बोथ 1 and 2। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नॉर्मली क्या है आपकी बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ एयरवेज का यूज किया जाता है व्हेनेवर वी आर यूजिंग दी फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स ऑफ एनी की वेव। तो 5G में जो हम लोग वेव्स यूज कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और वेवलेंथ बहुत लो है, इसीलिए जो डेटा ट्रांसफर है वो बहुत जल्दी है, इसीलिए लेटेंसी रेट बहुत कम है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि सरकार की तरफ से जो टैक्स है ये अबॉलिश कर लिया गया है, पहले इसको लगाया गया था, अब इसको अबॉलिश कर लिया गया है। तो देख लेते हैं बेसिकली क्या है ये। ऑप्शन नंबर 1, प्रेजेंटली देयर इज नो सच टैक्सेस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल एज वेल एज ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डीजल। नॉर्मली क्या है, पहले क्या था कि टैक्स बेसिकली है क्या, ये विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। मान लो कोई भी कंपनी की बहुत ज्यादा एकदम से इनकम बढ़ गई, प्रॉफिट एकदम से बढ़ गया, और वो प्रॉफिट ना सिंपल आपने कुछ स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, आपने कुछ उसमें किया नहीं, बस इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ऐसी रही, सप्लाई ऐसी रही उस चीज की कि जो प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ये होता है जनरली आपका क्रूड ऑयल की कंपनीज में, कि क्योंकि जो बाहर का क्रूड ऑयल है वो काफी, उसके जो रेट्स हैं थोड़े से एकदम से कम हो गए हैं, तो कंपनीज को वो कम रेट्स पर मिलता है, लेकिन वो बेचती आगे ज्यादा रेट्स पर, क्योंकि आपने रेट तो नॉर्मली कम किए नहीं होते पेट्रोल डीजल के मार्केट के लिए, पब्लिक के लिए, तो उनको बहुत प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। इसलिए सरकार लगाती है विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। ये ऐसा टैक्स है जो कि एकदम से किसी भी कंपनी को सडन रेवेन्यू जनरेट करवा सकता है, और उस सडन रेवेन्यू में आपका कोई भी रोल नहीं, आपने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी, सिंपल इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स ऐसे हुए कि जो प्रॉफिट है आपका बढ़ गया। तो ये क्रूड ऑयल कंपनीज पर लगाया गया था बाय सरकार, बट अब क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़े से बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, इसीलिए इस टैक्स को भी हम लोगों ने स्लैश कर दिया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि यस देयर इज नो सच टैक्सेस, अभी के लिए नहीं है, पहले थे। तो जब भी आप पेपर देने के लिए जाएं तो थोड़ा ध्यान रखें कि कौन सा टैक्स अभी एप्लीकेबल है और कौन सा टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Second, it is higher tax rate on sudden big profits levied on a particular company or industry. ये बात सही है कि sudden big profits पर टैक्स लगाया जाता है और किसी कंपनी पर या किसी इंडस्ट्री पर। तो ऑप्शन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और पूछा क्या है हम लोगों से, करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही सही है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सी बोथ 1 and 2। इसके बजाय आपको जो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स का एक कंसेप्ट है वो जरूर पता होना चाहिए कि एक्चुअली टैक्स होता क्या है, लगाया क्यों जाता है, और इसके बेसिकली क्या बेनिफिट्स और क्या लिमिटेशंस हैं फॉर एनी कंपनी। चलिए नेक्स्ट, सूर्य किरण इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल भूटान, बोथ नेपाल एंड भूटान या फिर अफगानिस्तान। अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो सूर्य किरण जो है ये इंडिया और नेपाल की मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें दोनों कंट्रीज आपस में टेररिज्म को रोकने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए बात करती है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉर्ड नटराज। ये अभी जो है न्यूज में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने सक्सेसफुली फ्रांस गवर्नमेंट को जो लॉर्ड नटराज की एक मूर्ति है जो कि एलिजिडली स्टील की गई है बाय फ्रेंच गवर्नमेंट, उसको ऑक्शन करने से रोक दिया है, दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो इसीलिए न्यूज में था ये। ऐसा माना जा रहा है कि वो लॉर्ड नटराज की मूर्ति जो कि वहां पर ऑक्शन के लिए लगनी थी वो चुराई गई है फ्रॉम अ टेम्पल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक टेम्पल था जहां पर वो रखी गई थी, वहां से वो चुरा कर लेकर गए और वहां पर अब ऑक्शन कर रहे हैं, तो तमिलनाडु पुलिस ने उसको रोक दिया है। तो सक्सेसफुल मिशन एक रहा है ये। तो इसके रिगार्डिंग स्टैटिक पोर्शन हमें जानने की जरूरत है। फर्स्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ चोला स्कल्पचर। बड़ा न्यूज में रहता है कि बताइए किस डायनेस्टी के टाइम पर ये जो स्कल्पचर है ये न्यूज में रहता था या फिर काफी सिग्निफिकेंट था। तो आंसर इज चोला डायनेस्टी। ये बात भी सही है कि चोला एम्पायर के टाइम पर ही ये बनाया गया था। Second, this represents the fusion of male and female and is often referred as Ardhanareshwar.
देखो नॉर्मली क्या है ना, जो पूरी वो मूर्ति है लॉर्ड नटराज की, उनके एक कान में है मेल ईयरिंग और दूसरे कान में है फीमेल ईयरिंग। तो ये दिखाता है कि देयर इज अ काइंड ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल। वो बहुत सारी जो मुद्राएं हैं वो ये बताती हैं कि क्या हम सिग्निफिकेंस बताना चाह रहे हैं, कि अगर गले में नाग है तो वो कुंडलिनी योगा का बेसिकली एक सिग्निफिकेंस है। और अभय मुद्रा दर्शाई गई है, साथ में जो एक डमरू है हाथ में दिखाया गया है तो उसका सिग्निफिकेंस की क्रिएशन है। तो वो सारी जो चीजें हैं उस मूर्ति में हम लोगों को देखनी है। तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है, अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या व्हाट वी कैन लर्न या व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दैट मूर्ति, तो ये पता हो कि हाँ जो वो दो राइट हैंड्स हैं और दो लेफ्ट हैंड्स हैं, उनमें जो चीजें हम लोगों ने पकड़ी हुई हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है। एक्चुअली फायर है तो वो डिस्ट्रक्शन का एक सिग्निफिकेंस है, तो ये पता हो कि कौन कौन सी मुद्राएं और क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है। ये आपका स्टैटिक पोर्शन है जो आपने रिवाइज करना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड नटराज की मूर्ति। हमसे क्या पूछा है, चूज द इनकरेक्ट। दोनों ही करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या रहेगा आपका डी, नाइदर 1 नॉर 2। तो न्यूज में क्यों था ये भी हम लोगों ने देख लिया, किस डायनेस्टी के टाइम पर था ये भी देख लिया, और इसकी स्पेसिफिकेशंस हम लोग रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग। ये न्यूज में है क्योंकि अभी IUCN के द्वारा इसको भी थ्रेटन्ड की लिस्ट में डाल दिया गया है, जहां पर ये बोला गया है कि इंडिया में बहुत सारे स्पीशीज ऐसी हैं जो कि हम लोगों ने अभी तक लिस्ट में एंटर नहीं करवाई थी, बट दे आर थ्रेटन्ड, इसीलिए अब उनको लिस्ट में डालने का टाइम आ गया है और उनके ऊपर प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव्स लेने का भी टाइम आ गया है। तो उन्हीं स्पीशीज में से एक है आपकी ये व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट इज फाउंड ओनली इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र। देखो ये बात तो सही है कि ओनली वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र नहीं, लेकिन ऑफ कर्नाटका। दिस स्पीशीज एंडेमिक टू कर्नाटका ओनली, महाराष्ट्र इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द स्पीशीज। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। सेकेंड, इट इज अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ IUCN। अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने इंक्लूजन करवाई है तो वो किस में करवाई है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूजन करवाई है। तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो पूछा क्या है हम लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट तो हमारी रॉन्ग है, सेकेंड हमारी सही है, तो क्या रहेगा ऑप्शन आपका 2 ओनली इज दी आंसर। ऑप्शन बी इज दी आंसर। ध्यान से पढ़ेंगे, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, दोनों को ध्यान से फिर अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि देयर इज अ डे, वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे। ये हम मनाते हैं 14 दिसंबर को। इसके दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो प्रोग्राम्स जिन्होंने काफी ज्यादा अच्छी सक्सेस हासिल करी है उनको लिस्ट किया गया था। उन प्रोग्राम में एक प्रोग्राम था हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम, कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम को चलाने के बाद गंगा को काफी हद तक क्लीन कर दिया है। तो इसलिए दैट इज वन ऑफ द 10 प्रोग्राम्स जो कि लिस्ट किए गए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो नमामि गंगे इसलिए न्यूज में था, वो भी हम लोगों ने MCQ देखा था, और ये वर्ल्ड रेस्टोरेशन डे जो है जिस पर ये रिपोर्ट जारी की गई है तो ये भी न्यूज में था। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इट विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 2030 टू 2040। जो डिकेड है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का, ये 2040 तक नहीं है, इट इज फ्रॉम 2021 टू 2030। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो डिकेड जो है हमारा जो भी चल रहा है एक्चुअल में, दैट इज द डिकेड ऑफ UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द UNEP एंड FAO, कि हाँ UN एनवायरमेंट प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा ही कोऑर्डिनेट किया जाता है। और बेसिकली जो इनिशिएटिव्स हैं, जो कैंपेन्स हैं चलाए जाने हैं फॉर दिस डिकेड, वो भी सब कुछ यहीं से ही पूरा का पूरा फाइनल किया जाता है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि हाँ UNEP और FAO के द्वारा ये कोऑर्डिनेट किया जाता है। पूछा क्या है हम लोगों से, करेक्ट ना, फर्स्ट तो रॉन्ग था, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या रहेगा आपका B2 ओनली। नेक्स्ट, Which of the following products have received GI tag? अभी रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने GI टैग की डिमांड करी है। कल हम लोगों ने बेपोरे उरू भी किया था जो केरला की एक बोट टाइप सी थी, तो उसको भी अभी डिमांड रखी गई है उसके लिए भी। बट इसके अलावा भी हमारे पास अभी 432 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ऑलरेडी GI टैग दे चुके हैं।
तो अभी जो रिसेंटली जिनको मिला है वो पूछा है कि बताइए किन किन को मिला हुआ है। आसाम में गमोसा काइंड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, यस उसको भी मिला हुआ है। तंदूर रेड ग्राम ऑफ तेलंगाना, दाल की एक वैरायटी है, उसको भी मिला हुआ है। महाराष्ट्र का है अलीबाग का व्हाइट अनियन, अनियन तो वैसे ही बहुत फेमस है महाराष्ट्र में। तो तीनों को ही हम लोगों ने दिया हुआ है जीआई टैग। तो पूछा है हम लोगों से चूज द करेक्ट कोड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव वुड बी द आंसर। तो 432 हमारे पास अभी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं, और साथ में कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हुए हैं किसी भी प्रोडक्ट को। कर्नाटका फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड एंड उत्तर प्रदेश इज एट थर्ड नंबर। तो ये पता हो हमें कि कौन कौन से स्टेट ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं रिगार्डिंग द जीआई प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, भील आर द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। देखो ये चीजें न्यूज में है अभी क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हत्ती कम्युनिटी और साथ में जो आपकी गोंड ट्राइब है जो आपका यूपी में है, एमपी में है, उनको राज्यसभा ने वो बिल पास कर दिया है जहां पर इनको हम लोगों ने इंक्लूड करना था अंडर द एसटी लिस्ट। तो इसलिए न्यूज में थे काफी। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि यस, ट्राइब में इंडिया में सबसे भील सबसे आगे हैं, मेनली पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान वाले एरिया में। सेकेंड, द गोंड कम्युनिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बोथ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो यूपी में जो गोंड कम्युनिटी है ना वो एससी भी है और एसटी भी है। तो अभी जो बिल था उसमें ये बोला गया था कि वो गोंड कम्युनिटी जो कि अभी एससी में आती है उसको ट्रांसफर करना है टू एसटी, और ये भी अब प्रपोजल मान लिया गया है। तो इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। ये वाला बिल भी अब पास हो चुका है। तो यस, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में पहले जो है गोंड कम्युनिटी एससी और एसटी लिस्ट दोनों में ही आती थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पूछा क्या है हम लोगों से, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप ध्यान रखना है इसमें कि किसी एक एरिया की कम्युनिटी एससी है और एक एरिया की कम्युनिटी एसटी है। ऐसा नहीं है कि वो एससी भी हैं और एसटी भी हैं, दोनों एक ही टाइम पर हैं, ऐसा नहीं है। किसी एक एरिया में वो एससी हैं, किसी और एरिया में वो एसटी हैं। सभी एरिया वालों को एसटी लिस्ट में डालने के लिए जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो पूछा क्या है करेक्ट ना, तो दोनों ही करेक्ट थे हमारे। तो ऑप्शन क्या रहेगा, बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी इज द आंसर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हम लोगों ने 10 MCQs किए हैं, खास करके उन चीजों के ऊपर जो कि पेपर में चीजें पूछी जा सकती हैं। तो जो भी इसमें डाउट रहेगा, जो भी आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।